हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। इंटरफेज जो स्टेज थी वो अपने कल की क्लास में अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे माइटोसिस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो माइटोसिस में जैसे जो एम फेज है उसे अपन एम फेज बोलते हैं। सूत्री जो विभाजन अवस्था है वो क्या होती है अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जनक और जो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे अपन सम विभाजन भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो देखिए, फर्स्ट अपन देखते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन। उसमें अपन देखते हैं कि सूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट रहेगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देखिए ये क्वेश्चन है पूर्वावस्था, मध्यावस्था एंड पश्चावस्था एंड अंत्यावस्था, जिन्हें अपन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं पूर्वावस्था या फिर अपन प्रोफेज। तो चलिए यह इंटरफेज की एस व G2 अवस्था के बाद कैरियोकाइनेसिस का पहला चरण है। एस व G2 प्रावस्था में डीएनए के नए सूत्र तो बन जाते हैं, लेकिन वे आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। और अगर इसकी बात करें, देखिए गुणसूत्र जो पदार्थ है कि संघनन का प्रारंभ ही क्या है, प्रोफेज की मुख्य पहचान होती है। अब अपन देखते हैं कि प्रोफेज की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। तो अपन देखते हैं कि गुणसूत्रों का संघनन, जिसमें अपन देखते हैं कि गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है वो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। वहीं अपन इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तारककाय का गमन। इंटरफेज में जो द्विगुणित हुआ तारककाय है वो सेल के जो विपरीत ध्रुव है यानी कि विपरीत पोल्स है उन पे जाने लगता है। और वहीं जो एस्टर का निर्माण है, जिसमें अपन देखते हैं प्रत्येक तारकाय से सूक्ष्म नलिकाएं विकृत होती है, जिन्हें अपन एस्टर कहते हैं। एवं यह जो तंतु एवं जो तारक है वो मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। तो चलिए अब अपन इसे डायग्राम से देखते हैं कि जो अपन यूं कहें कि जो प्रारंभिक पूर्वावस्था है और जो पश्च पूर्वावस्था उनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो प्रारंभिक पूर्वावस्था है उसमें देखिए जो ये केंद्रिका है और जो केंद्रक का जो बाहर का ये जो आवरण है, ये जो केंद्रक कला है ये प्रेजेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे जो केंद्रक कला है वो विखंडित हो जाती है। एंड जो न्यूक्लियोलस या फिर अपन यूं कहें कि जो केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है। वहीं अपन यहाँ देखते हैं कि जो गुणसूत्र है यानी कि ये क्या है, गुणसूत्र जाल है यहाँ पे वो यूं कहेंगे देखिए असंगठित रहता है, ऐसे फैला हुआ रहता है। वही जो गुणसूत्र जाल है वो यहाँ पे देखिए स्पष्ट गुणसूत्रों में दिखाई देने लग जाता है। और ये रहा अपना जो तारक केंद्र है वो मतलब तर्कु केंद्र है, जो 2n तारकाय होता है वो जो लास्ट में क्या होगा, ये देखिए जो विपरीत जो पोल्स है वहां पे गमन कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से अगर अपन इनकी बात करें, ये देखिए इनकी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे कि जो गुणसूत्र है यानी कि देखिए यहाँ पे गलत लिख रखा है रंग सूत्र, जबकि ये होगा यहाँ पे गुणसूत्र का संघनन है वो प्रारंभ होता है। एंड यहाँ पे इस तरह से होगा कि जो गुणसूत्र है वो पूर्णतः संघनित होते हैं और मोटे तथा स्पष्ट होते हैं। वही केंद्रिका स्पष्ट होती है इनमें। एंड इधर क्या होगा, जो केंद्र कला एंड जो केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है। तर्कु जो केंद्र है का वह ध्रुवों की ओर गमन होता है। एंड ये देखिए यहाँ पे जो तर्कु है पूर्णतः निर्मित हो जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देखिए मेटाफेज अवस्था। प्रोफेज के अंत में क्या होगा कि जो गोल्जिकाय है, ईआर है, केंद्रिका है, वो केंद्रक आवरण है, ये सब चीजें दिखाई नहीं देती है। अब अपन नेक्स्ट स्टेज देखते हैं मेटाफेज। ये देखिए केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है तथा गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो गुणसूत्रों का संघनन है वो पूर्ण हो जाता है, जिससे वे स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर यहाँ पे अपन बात करें कि जो गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन है वो मेटाफेज स्टेज पे अपन इजीली कर सकते हैं। देखिए मध्यावस्था की जो संरचना और उसकी विशेषताएं उनके बारे में देखते हैं अपन।
ये काइनेटोकोर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं। देखिए, मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर की सतह पर एक छोटी डिस्क के शेप की स्ट्रक्चर मिलती है अपन को, जिसे अपन क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। वहीं अगर अपन देखते हैं कि ये सूक्ष्म नलिकाओं से बने तर्कु तंतुओं के जुड़ने का स्थान है। अब अपन देखते हैं कि मध्यावस्था पट्टिका क्या होती है। देखिए, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र सेल के केंद्र पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। अब अपन देखें कि ओवरऑल इस स्टेज में क्या होता है, तो देखिए, जो तर्कु तंतु है वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, एंड जो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा की ओर आकर मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो ये मध्यावस्था पट्टिका जो बनी है उसमें यूं आके लंबवत रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये देखिए, केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका द्रव्य प्रेजेंट इनमें, ये तारक केंद्र प्रेजेंट है। ये जो तर्कु तंतु बने उनसे ये मतलब जुड़े रहते हैं तारक केंद्र। अब अपन देखते हैं कि जितने भी जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के मध्य में एक लाइन में मतलब पंक्तिबद्ध होके व्यवस्थित होते हैं। मध्य जुगस्था जो पट्टिका है उस पे व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सी स्टेज रहेगी अपनी, एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। यह समसूत्री विभाजन की वह अवस्था है जहां गुणसूत्र अलग होना शुरू होते हैं। जैसे अब अपन देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे गुणसूत्रों का टूटना। अपन देखते हैं कि मध्यावस्था पट्टिका पर मौजूद प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु विखंडित होता है और संतति अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। वहीं अपन देखते हैं ध्रुवों की ओर गति। ये देखिए, ये अर्ध गुणसूत्र अब विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और इनकी संरचना में अपन देखते हैं कि गति करते समय गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की तरफ होता है और जो गुणसूत्र की भुजाएं होती है वो पीछे की तरफ रहती है। तो देखिए अपन ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं अपन इस स्टेज में अपन देखिए डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जब ध्रुवों की ओर इनकी गति होती है तो इनकी जो भुजाएं होती है वो पीछे की तरफ रहेगी और ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो ये ध्रुव की ओर होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से गुणसूत्र टूट कर अर्ध गुणसूत्रों में विभक्त हो जाते हैं और ये देखिए सिस्टर क्रोमेट्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। यह समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और असंगठित हो जाते हैं। अब यह क्रोमेटिन द्रव्य का एक समूह जैसा अपन को दिखाई देता है। वहीं देखिए गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पुनः बनने लगती है और जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स थे जैसे न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब का पुनः निर्माण हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, ये अपना टीलोफेज अवस्था को अपन इसमें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अपन को दिखाई दे रही होगी एंड जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी वापस बन जाएंगे और ये देखिए जो केंद्रक झिल्ली है उसका भी पुनर्निर्माण चालू हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए ये इनकी स्टेजेस थी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ से अपन देखें कोशिका द्रव्य विभाजन। इतनी देर अपन ने देखा था यूं कहेंगे अपन कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। अब अपन देखते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस की पूरा होने के बाद सेल स्वयं को दो जो डॉटर सेल्स है उनमें बांटती है। अब अपन देखिए जो प्लांट सेल्स और जो एनिमल सेल्स है उनमें जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है, जिसे अपन एक डायग्राम के थ्रू भी अपन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एनिमल सेल्स में विभाजन किस तरीके से होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खांच बनने से शुरू होता है और ये खांच बाहर से अंदर की ओर बनती है और अंत में ये दोनों भाग आपस में मिलकर साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि अभिकेंद्री तरीके से वो खांच बनती है, बाहर से अंदर की तरफ खांच बनना स्टार्ट होती है। देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में किस तरीके से एक यूं कहें कि खांच का निर्माण होता है और जो पेरेंटल जो सेल है वो डॉटर सेल, दो जो डॉटर सेल्स है उनमें डिवाइड होती है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन देखते हैं ये एनिमल सेल है, इसमें इस तरीके से ये खांच का बनना शुरू हुआ जो बाहर से अंदर की तरफ बनेगी और ये देखिए धीरे धीरे ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। चलिए तो देखते हैं अपन नेक्स्ट।
ये देखिए यहाँ से अपन देख रहे थे ये। अब अपन देखते हैं प्लांट सेल्स में विभाजन। प्लांट सेल में सेल वॉल दृढ़ होने के कारण खांच नहीं बनती है। इसमें विभाजन सेल के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित भित्ति से जुड़ता है, यानी कि इनमें अपकेंद्री होता है विभाजन का। इसमें सेल प्लेट का निर्माण होता है। इसमें सेल प्लेट का निर्माण होता है और ये मध्य पट्टिका को दर्शाती है। अब अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म में विभाजन के समय ही अन्य जो ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तथा प्लास्टिड्स है, इन दोनों का भी क्या होगा, जो दो डॉटर सेल्स बनी है उनमें बराबर मतलब यूं कहें कि वितरण होता है। जो दो डॉटर सेल्स बने दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहेगा। देखिए संकोशिका क्या होती है, यानी कि सिंसिशियम। जब कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है तो एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। इसे अपन बहुकेंद्र की स्थिति को ही अपन क्या कहेंगे, संकोशिका कहेंगे। और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो देखिए ये जो नारियल का तरल भ्रूणपोष है वो एक संकोशिका का ही उदाहरण है। यहाँ पे अपन डायग्राम में देखिए प्लांट सेल को देख सकते हैं अपन। ये देखिए इस तरीके से इनमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और जो एक जो पेरेंट प्लांट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो जंतु कोशिका में क्या होगा, कोशिका वलय सिकुड़न इनमें खांच झिल्ली कोशिका का ही बनना। एंड उसमें अगर पादप कोशिका की बात करें तो ये देखिए इसके अंदर सेल प्लेट का निर्माण होता है। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको यहाँ से नहीं देखना, मैंने आपको पूरा जो इनका जो डिफरेंस है वो आपको मैंने उसमें नोट्स के जो मेरे नोट्स बने हुए उनमें दिखाया। इनमें अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे इनमें कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो चलिए आपको ये सब यहाँ से नहीं देखना है। चलिए आप जो मैंने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बताया है, यानी कि जो एनिमल सेल है उनमें खांची विधि के द्वारा एंड जो प्लांट सेल है उनमें सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा इनमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं। ये देखिए सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या होता है। समान आनुवंशिक अवयव सूत्री विभाजन से बनने वाली 2n संतति सेल्स आनुवंशिक रूप से समान होती है। अब अपन देखते हैं कि 2n व n सेल्स में विभाजन, यह मुख्यतः जो समसूत्री विभाजन है वो 2n सेल्स में होता है, लेकिन कुछ जो निम्न श्रेणी के पादप हैं एंड जो सामाजिक कीट है उनमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि जो मधुमक्खियां हैं उनमें जीवधारियों की वृद्धि, यानी जो मल्टी सेलुलर जो जीव है उनकी जो शारीरिक वृद्धि है वो सूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात का नियंत्रण। कोशिका वृद्धि के कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है जो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संतुलित होता है। वहीं अगर अपन बात करें कि जो शरीर में क्षतिग्रस्त जो सेल्स है उनको बदलने और मरम्मत करने में ये सहायक होता है। एंड सूत्री विभाजन द्वारा कुछ विशेष अंगों की सेल्स लगातार नई सेल्स से बदलती रहती है। जैसे एपिडर्मिस की जो ऊपरी सतह की जो सेल्स है, वहीं अपन कहें कि जो एलिमेंट्री कैनाल की भीतरी सतह की सेल्स है एंड जो ब्लड सेल्स है वो सब इन मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बदलती रहती है। तो चलिए आज कुछ इस तरीके से अपनी आज की क्लास थी जिसमें अपन ने माइटोसिस को कंप्लीट किया। इसकी जो वेरियस जो फेजेस थी जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनको अपन ने कवर किया। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा मियोसिस। तो अब लगातार क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।